आज हम भारत के संविधान निर्माण की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें 1895 में देखे गए एक सपने से लेकर 1950 में गणतंत्र के जन्म तक के सफर पर ले जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान आखिर बना कैसे। ये सिर्फ कुछ नेताओं की बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें जबरदस्त बहसें, बड़े बड़े टकराव और कुछ हैरान करने वाली सहमतियां भी थीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बिखरे हुए सदियों से गुलाम रहे देश की आत्मा को गढ़ने की कोशिश थी। और इस कोशिश में कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो शायद हमें आज भी चौंका दें। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये विचार कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये आजादी के कुछ साल पहले की ही बात तो नहीं होगी? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पहली झलक आप कह सकते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में दिखती है। 1895 में? जी। फिर 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा से बनेगा। इसके बाद नेहरू समिति, एम.एन. रॉय, स्वराज पार्टी, सबने अलग अलग समय पर ये मांग उठाई। मतलब ये विचार धीरे धीरे पनप रहा था। यानी ये कोई एक दिन में आई हुई मांग नहीं थी, बल्कि दशकों तक ये सोच ये विकसित होती रही। तो कांग्रेस ने इसे आधिकारिक तौर पर कब अपनी मुख्य मांगों में शामिल किया? कांग्रेस ने 1935 में इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया, लेकिन असली मोड़ आया 1938 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वाली सभा बाहरी हस्तक्षेप के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1938 में? ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। बहुत ज्यादा। ब्रिटिश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने इसे गंभीरता से लिया? शुरू में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को बस एक सैद्धांतिक रूप से माना। असली हलचल 1942 में क्रिप्स मिशन के आने से हुई। हाँ, क्रिप्स मिशन। हमने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अक्सर ये साफ नहीं होता कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया था। मिशन ने ऐसा क्या प्रस्ताव रखा था? देखिए, मिशन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है। इसमें प्रांतों से चुने हुए और रियासतों से मनोनीत सदस्य होंगे और भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। एक मिनट, ये डोमिनियन का मतलब क्या था? क्या ये पूरी आजादी थी? नहीं, यही तो समस्या थी। डोमिनियन का मतलब था कि आप अपने घरेलू मामले खुद चलाइए, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही रहेगा। आप पूरी तरह से संप्रभु या आजाद नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और शर्त थी। वो क्या थी? शर्त ये थी कि जो प्रांत या रियासतें नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहती, वे अपना अलग अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। ये सीधे सीधे भारत के कई टुकड़े करने का रास्ता खोल रही थी। मतलब ये तो फूट डालो और राज करो का ही एक नया रूप था, तभी इस पे इतना हंगामा हुआ होगा। बिल्कुल। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे कहा एक डूबते हुए बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक। और नेहरू ने तो यहां तक कह दिया कि उनके दोस्त स्टैफोर्ड क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। मुस्लिम लीग ने भी इसे खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें अलग पाकिस्तान का वादा साफ नहीं था। तो ये मिशन पूरी तरह फेल हो गया। तो क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद क्या हुआ? आखिर ये सभा बनी कैसे? रास्ता खुला 1946 में आए कैबिनेट मिशन से। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्होंने एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनाने की एक व्यवहारिक योजना पेश की, जिसे ज्यादातर दलों ने मान लिया। तो फिर चुनाव हुए होंगे। ये प्रक्रिया कैसी थी? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। जुलाई 1946 में जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उनके सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। अच्छा। प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत कहते हैं। यह सुनने में काफी तकनीकी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसका सीधा सा मतलब यह था कि आम जनता ने सीधे वोट नहीं डाला, बल्कि प्रांतों में जो नेता पहले से चुने हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की संख्या के अनुपात में संविधान सभा के लिए सदस्य चुने। और सीटों का बंटवारा भी 3 मुख्य समुदायों में किया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य, जिसमें बाकी सब शामिल थे? जी, जिसमें बाकी सब शामिल थे। अच्छा, तो ये एक तरह से विशेषज्ञों का चुनाव था जो पहले से ही राजनीति में थे।
कुल कितनी सीटें थीं और नतीजे क्या रहे? कुल 389 सदस्य होने थे। इनमें से 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से आने थे। जो 296 सीटों पे चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को। साफ है कि कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन मुस्लिम लीग की भी अच्छी खासी मौजूदगी थी। इन सीटों के पीछे जो चेहरे थे वो कौन थे, और क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी था जो इस ऐतिहासिक सभा में मौजूद ही नहीं था? बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। उस दौर के दो सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इस सभा का हिस्सा नहीं थे। ये तो बहुत बड़ी बात है, गांधी और जिन्ना दोनों ही नहीं थे। जी, दोनों ही नहीं। उनकी गैर मौजूदगी का सभा के काम पर क्या असर पड़ा होगा? ये एक दुधारी तलवार थी। गांधी जी के बाहर रहने से शायद सभा पर नैतिक दबाव कम हुआ और सदस्य खुलकर बहस कर पाए। वहीं जिन्ना की अनुपस्थिति ने विभाजन की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। एक और बात, हैदराबाद एकमात्र ऐसी बड़ी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया, और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू जैसे कुछ नेताओं ने अलग अलग कारणों से सभा से इस्तीफा भी दे दिया था। और महिलाओं की भागीदारी, इस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। क्या उनकी आवाज सुनी जा रही थी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जो संख्या में कम लग सकती हैं। हाँ, 389 में से सिर्फ 15। जी, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा था। वो सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से वहां नहीं थी। क्या हम इसका कोई उदाहरण देख सकते? जरूर। जैसे दाक्षायणी वेलायुधन, जो सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। उन्होंने सिर्फ छुआछूत के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के भी खिलाफ जोरदार तर्क दिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे समाज और बढ़ जाएगा। या फिर हंसा जीवराज मेहता, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल को बदलकर ऑल ह्यूमन बीइंग्स किया जाए। कमाल है। जी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं और उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध किया। ये महिलाएं सिर्फ महिला अधिकारों की नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की बात कर रही थी। मतलब वे सिर्फ अपनी पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य के बारे में सोच रही थीं। अब जब सभा बन गई तो काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक का माहौल कैसा रहा होगा? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। माहौल में एक अजीब सा तनाव और उत्साह दोनों था। तनाव क्यों? मुस्लिम लीग ने बैठक का बॉयकॉट किया था, इसलिए विभाजन की छाया मंडरा रही थी। उस दिन 207 सदस्य ही मौजूद थे। अच्छा। फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए। हाँ, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बी.एन. राव, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बी.एन. राव, उनका क्या रोल था? बी.एन. राव एक सिविल सर्वेंट थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने ही संविधान का पहला कच्चा मसौदा तैयार किया था। इसके बाद आया जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव। इसका क्या महत्व था? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक भाषण था? नहीं, यह सिर्फ भाषण नहीं था। यह संविधान की नींव का पत्थर था, उसका दर्शन था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने जो प्रस्ताव पेश किया, उसमें यह बताया गया था कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य, जहां सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिलेगी, जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा होगी। इसी प्रस्ताव से हमारे संविधान की प्रस्तावना का जन्म हुआ। लेकिन क्या इस पर सभी सहमत थे या इस पर भी कोई बहस हुई? इस पर गंभीर बहस हुई थी। कुछ सदस्यों को लगा कि मुस्लिम लीग की गैर मौजूदगी में इसे पारित करना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पर चिंता जताई। अच्छा। इसीलिए इसे तुरंत पारित नहीं किया गया। इस पर लंबी चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और फिर देश का विभाजन हो गया। इसका सभा पर तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा, बहुत गहरा। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद भारत और संविधान सभा दोनों का विभाजन हो गया। पाकिस्तान के क्षेत्रों से आने वाले सदस्य अलग हो गए। लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव? अब भारतीय संविधान सभा पूरी तरह से एक संप्रभु संस्था बन गई। यानी अब उस पर कैबिनेट मिशन,
या ब्रिटिश संसद की कोई बंदिश नहीं थी। और मुझे लगता है कि इसका काम भी दुगना बव्या। बिल्कुल सही। अब सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। एक तरफ वो देश के लिए संविधान बना रही थी और दूसरी तरफ वो देश की पहली अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी, यानी आम कानून भी बना रही थी। मतलब दो काम एक साथ? जी। जब सभा संविधान बनाने के लिए बैठती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब वो संसद के तौर पर काम करती तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या भी 389 से घटकर 299 रह गई। इतना बड़ा काम, संविधान भी बनाना और देश भी चलाना, इसे संभालने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? काम को समितियों में बांटा गया। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। कुल 22 समितियां बनाई गई, जिनमें से 8 प्रमुख थीं। हर समिति को एक खास विषय दिया गया, जैसे मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध वगैरह। और बड़े बड़े नेता इन समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे। जी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सब। और इन सब में सबसे प्रसिद्ध है प्रारूप समिति। जी हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की यह समिति बनी। इसमें एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी जैसे उस समय के सबसे बड़े कानूनविद शामिल थे। अच्छा। इनका काम बाकी सभी समितियों की सिफारिशों को मिलाकर संविधान का एक सुसंगत मसौदा तैयार करना था। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और उसे पास कर दिया? नहीं, प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक थी। समिति ने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, और फिर जो हुआ वो कमाल का था। क्या हुआ? उस ड्राफ्ट को पूरे देश के सामने रख दिया गया, अखबारों में जनता के बीच चर्चा के लिए, और लोगों को इस पर अपनी राय, सुझाव और आलोचना देने के लिए 8 महीने का समय दिया गया। 8 महीने? ये तो आज के जमाने के क्राउड सोर्सिंग जैसा हो गया। मतलब संविधान सिर्फ कुछ विशेषज्ञों ने बंद कमरों में नहीं लिखा, बल्कि आम लोगों की राय को भी उसमें शामिल किया गया। बिल्कुल। हजारों सुझाव आए। इन सुझावों पर विचार करने के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ। फिर इस ड्राफ्ट पर सभा के अंदर 3 चरणों में बहस हुई, जिसे वाचन या रीडिंग कहते हैं। और इन बहसों में क्या हुआ? जबरदस्त बहसें हुई। आप सोचिए, लगभग 7,600 संशोधन पेश किए गए। 7,600? जी, जिनमें से करीब 2,500 पर तो सभा में चर्चा भी हुई। हर शब्द, हर कॉमा पर सवाल उठाए गए। आखिरकार 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। इसी दिन हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा है। बिल्कुल। लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। इस 2 महीने के इंतजार की कोई खास वजह? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह थी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। अच्छा, तो ये एक प्रतीकात्मक तारीख थी। जी। हालांकि नागरिकता, चुनाव और राष्ट्रपति की शपथ जैसे 15 जरूरी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। चलिए, अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जिन्होंने मुझे हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा हैरान किया। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये तो एक कलाकृति भी थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मूल संविधान की जो प्रति है वो हाथ से लिखी गई है, और हर पन्ने को शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने सजाया है। हर पन्ने को? हर पन्ने को। हर भाग की शुरुआत में मोहनजोदड़ो की मुहर, नटराज की मूर्ति, गांधी की दांडी यात्रा जैसे चित्र हैं, जो भारत की हजारों साल की सभ्यता को दिखाते हैं। और इसे लिखा किसने था इतनी सुंदर लिखावट में? ये भी एक अद्भुत कहानी है। इसे प्रेम बिहारी नारायण हरायजादा ने अपने हाथों से इटालिक शैली में लिखा था। वाह! जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे पूछा कि वो इस काम के लिए क्या मेहनताना लेंगे, तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। उनकी बस एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम। वाह, ये तो समर्पण की मिसाल है। एक और बात जो मुझे चौंकाती है वो ये है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार पर सभा में लगभग कोई बहस ही नहीं हुई। आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कर रही हैं? जी हाँ, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार।
उस समय जब स्विट्जरलैंड जैसे देश में भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तब एक नया आजाद, गरीब और काफी हद तक अनपढ़ देश ये कदम कैसे उठा पाया, वो भी बिना किसी बड़ी बहस के? ये दिखाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था रखते थे। उन्हें अपने लोगों पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि गरीबी या शिक्षा किसी को नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकती। ये उस सभा का सबसे साहसिक और भरोसे वाला कदम था। एक और बात कही जाती है कि सभा में निर्णय अक्सर आम सहमति से लिए जाते थे, वोटिंग से नहीं। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या आम सहमति का मतलब कभी-कभी ये भी नहीं होता कि कुछ ताकतवर आवाजें कमजोर आवाजों को दबा देती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आम सहमति का सिद्धांत अपनाया जरूर गया, जिसका मतलब था कि कोशिश की जाती थी कि किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहमत किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई बहस नहीं होती थी। अच्छा, दस्त मतभेद थे। आम सहमति बनाने की प्रक्रिया में कई बार समझौते करने पड़े, और हाँ, कुछ आवाजें हाशिए पर भी गईं। लेकिन कोशिश यही थी कि देश को एक ऐसा दस्तावेज दिया जाए जिसे ज्यादातर लोग अपना कह सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये सिर्फ एक संविधान बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी है कि कैसे सैकड़ों अलग अलग आवाज़ों, विचारधाराओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों ने एक साथ बैठकर, बहस करके, लड़कर और फिर सहमत होकर एक साझा भविष्य की कल्पना की। उन्होंने सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं बनाया, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित एक सपने को शब्दों में पिरोया। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? सोचने वाली बात यह है, संविधान सभा ने अपने ज्यादातर निर्णय सर्वसम्मति और समायोजन के सिद्धांत से लिए। आज के हमारे ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में, जहां हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में तीखी खाई है, क्या निर्णय लेने का वो तरीका आज भी प्रासंगिक है? और अगर हम उस भावना को वापस लाना चाहें तो उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां